ठीक है, तो इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में सर्कुलेशन के बारे में, है ना, हार्ट के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। और हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेशन किसका होता है, तो ब्लड का। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो कल हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में, ठीक है, डायग्राम के थ्रू हमने समझ भी लिया था। और हम देखते हैं कि सर्कुलेशन किसका होता है, तो हम देखते हैं ब्लड का। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। तो सभी ने पढ़ा हुआ है ब्लड, है ना। रक्त की बात करते हैं तो रक्त क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कल के वीडियो में हमने, कल के लेक्चर में पढ़ा था एंजियोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, यह स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एंजियोलॉजी। अब स्टडी ऑफ ब्लड यदि आ जाए, रक्त के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, यह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हेमेटोलॉजी, है ना, हेमेटोलॉजी। ये देखना है, यहां से हम कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन आता है, ये कहला जाएगा हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। और एक और इसी से मिलता जुलता है, एक आता है हेपेटोलॉजी, है ना। तो इन दो में कंफ्यूज होते हैं अधिकतर, हेपेटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ हेपेटोलॉजी की बात करेंगे तो हेपेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लीवर, है ना। तो लीवर या यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और हेमेटोलॉजी तो रक्त के अध्ययन को, एंजियोलॉजी तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को। जब भी हम कंफ्यूज हो, यहाँ दो में कंफ्यूज होते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ ब्लड, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हीम लिखा है शुरू में। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी। जब लीवर की बात हो तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है, लीवर से, तो हेपेटोलॉजी। और जब सर्कुलेशन की बात होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होगी, तो एंजियोलॉजी। ठीक है, अब रक्त की जो बात हो रही है, ठीक है, तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी, है ना। रक्त कैसा है ना, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो तरल संयोजी ऊतक, है ना, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, यह लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रक्त कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है ना। ऊतक सभी लोग जानते हो, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब रक्त कैसा है, तो हम देखते हैं रक्त क्या है, पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है ना। पारदर्शी होता है या अपारदर्शी, है ना, इम्परमिएबल। तो हम देखते हैं रक्त कैसा होता है, अपारदर्शी, है ना। तो रक्त हम देखते हैं अपारदर्शी होता है। और रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। और रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, है ना। और हम देखते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है, HbO2, या जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो यही कारण है कि रक्त का रंग लाल होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो रक्त का रंग लाल होता है। तो जब भी यदि क्वेश्चन आता है कि रक्त का रंग लाल होता है आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन, है ना। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन। तो अभी तक हमने पढ़ा रक्त कैसा होता है, अपारदर्शी, ठीक है, हाँ, ना कि पारदर्शी, है ना, इम्परमिएबल, है ना। आ जाएगा इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, परमिएबल। तो हम देखते हैं ओपेक उसी को बोल देते हैं और उसी को बोल देते हैं परमिएबल, इम्परमिएबल, है ना। तो बन जाएगा ना, रक्त क्या होता है, अपारदर्शी, है ना, ना कि पारदर्शी। और क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और कौन से रंग का, तो लाल रंग का। अब इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ना, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4। यानी रक्त क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय बोले तो एल्किलाइन, है ना। रक्त क्या होता है, क्षारीय, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रक्त है एसिडिक होता है, एल्किलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन। तो हम देखते हैं रक्त क्या होता है, क्षारीय, है ना। अब आप देखते हो पीएच, पीएच के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। पीएच जो मानक्रम होता है तो कितना होता है, 0 से लगाकर उसकी वैल्यू होती है 14 तक, है ना। और ये किसने दिया था, पीएच के बारे में किसने बताया था, सोरेनसन ने। पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना होता है, तो हम देखते हैं 7, है ना। तो जब यहाँ से इसकी ओर जाते हैं, है ना, तो 7 से अधिक की ओर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है, और जब 7 से नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो अम्लीयता, है ना। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, यदि किसी विलयन की पीएच वैल्यू 6 है और किसी विलयन की पीएच वैल्यू 2 है तो कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा। तो हम देख रहे हैं जितने कम की ओर जाएंगे उतना एसिडिक होगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जब पीएच वैल्यू 7 होती है तो हम देखते हैं कोई उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है ना। जैसे जल, वाटर की पीएच वैल्यू हम पढ़ते हैं ना, तो कितनी होती है, 7। तो जल क्या है, वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ना तो उसका कोई स्वाद होता है, टेस्ट होता है, तो इसीलिए हम देखते हैं वो क्या होता है, उदासीन, ठीक है। तो यहाँ ब्लड की बात हो रही है, तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4, है ना। तो यानी क्या होता है, ये क्षारीय होता है। अब यदि आ जाए कि इसकी श्यानता कितनी होती है, रक्त की श्यानता, श्यानता यानी विस्कोसिटी, है ना। श्यानता मीन्स विस्कोसिटी। अब श्यानता से तात्पर्य क्या है, गाढ़ेपन से। कोई द्रव जितना सांद्र होता है या गाढ़ा होता है वह उतना ही अधिक श्यान होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू का जस्ट उल्टा कर देंगे तो पीएच वैल्यू को उल्टा कितना हो जाएगा, 4.7, है ना। तो मान लो अभी तक एग्जाम में पूछते रहे कि रक्त की पीएच वैल्यू कितनी है, हो सकता है कि आ जाए कि इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 4.7 हो जाएगा, है ना। अब जैसे कहें शहद की बात करें और दूध की बात करें तो कौन ज्यादा श्यान होगा, जो ज्यादा गाढ़ा होगा दोनों की तुलना में, है ना। तो शहद को हम यदि लुढ़के फर्श पर लुढ़का दें और हम देखते हैं दूध को, तो कौन देर में लुढ़केगा, है ना, यानी जिनके में श्यान बल अधिक होगा, श्यानता अधिक होगी। तो हम देखते हैं यहाँ श्यानता हो जाएगी, तो रक्त की श्यानता कितनी होती है, 4.7 होती है। अब रक्त में हम देखते हैं कि रक्त संपूर्ण शरीर के भार का, यदि बॉडी वेट की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो संपूर्ण शरीर के भार का 7 से 8% होता है ना। जिस प्रकार से आपका आंसर पूछ लिया जाए तो हम देखते हैं संपूर्ण शरीर के भार की बात करें तो लगभग 7 से 8%, है ना। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, संपूर्ण शरीर के भार का, है ना। तो यदि आ जाए कि संपूर्ण शरीर के भार के अनुपात में रक्त का अनुपात कितना होता है, तो 7 से 8%, या कितने परसेंट होता है, तो 7 से 8%, यानी होल बॉडी की बात हो रही है। लेकिन यदि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात करें तो रक्त कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। यदि आ जाए कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त संपूर्ण शरीर में कितना पाया जाता है, कितने लीटर पाया जाता है, लगभग तो 5 से 6 लीटर, है ना। महिलाओं और पुरुषों की बात हो तो हम देखते हैं महिलाओं में, है ना, फीमेल की बात करें तो महिलाओं में हम देखते हैं पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है ना, आधा लीटर रक्त कम होता है।
जब महिलाओं और पुरुषों की बात होगी। और वैसे यदि आ रहा है कि बॉडी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि चाहे ब्लड की बात करें, चाहे ब्रेन की बात करें, चाहे हार्ट की बात करें, तो हम देखते हैं महिलाओं में कम होता है भार, या हम देखते हैं द्रव्यमान की बात करें। क्यों? क्योंकि महिलाओं का वजन पुरुषों की वजन की तुलना में लगभग 10 किलो कम होता है ना। एक एडोलेसेंस की बात करें यानी किशोर अवस्था में 18 वर्ष की यदि फीमेल की बात करें और मेल की बात करें तो हम देखते हैं इनमें एवरेज 10 किलो का अंतर होता है। इसीलिए हम देखते हैं बॉडी वेट में अंतर होने के कारण चाहे ब्रेन की बात करें और चाहे हम देखते हैं इसकी बात करें तो ब्लड की बात करें तो सभी में हम देखते हैं अंतर होता है। ठीक है, तो जब भी यदि कोई पूछता है तो बॉडी वेट के क्या है 7 से 8% है ना। और इसी के अकॉर्डिंग घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 70 किलो का है ना, या मान लो लिखते हैं कि सोहन जिसके शरीर का भार 70 किलोग्राम है तो उसकी बॉडी में रक्त कितनी मात्रा में होगा। तो मान लो उन्होंने दे दिया कि लगभग 5.5 लीटर, लगभग 7.5 लीटर, लगभग 8.5 लीटर, ऐसा दे देंगे। तो हमें लगभग में देखा है तो लगभग में कितना आ जाए, लगभग इतना है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें है ना, तो 7 8 56 यानी 5.6 आ जाएगा है ना, तो लगभग इतना हो जाएगा है ना। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उनने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए है ना, क्योंकि तो सभी से बन जाएगा कि बॉडी वेट का कितना % होता है, तो हम देखते हैं इतना हो जाएगा 7 से 8%। तो इसमें कैलकुलेशन पूछ लिया और दोनों बनना चाहिए। ठीक है, अब ये तो जनरली इसकी प्रॉपर्टीज हो गई ब्लड की है ना। क्या क्या हमने पढ़ा, रक्त का रंग लाल होता है, रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। और इसका जस्ट अपोजिट की बात करें तो इसकी विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है। रक्त क्या है, लाल रंग का होता है। रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा या आयरन है ना, लोहा या आयरन। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो टैबलेट या सिरप देता है तो उसमें आयरन जरूर लिखा होता है ना। कोई भी हम दवा खरीदते हैं तो दवा में एक शब्द देखा जाता है, कंपोजिशन है ना। जब आप मेडिकल पर जाते हो तो जब डॉक्टर कोई दवा लिखता है तो हम देखते हैं कि यदि उसके पास नहीं होती है मेडिकल वाले के पास, तो आपसे ये कहता है कि इसकी जगह ए ले लीजिए। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं तो क्या मिलाते हैं उसमें, कंपोजिशन मिलाते हैं है ना, यानी उसका संघटक है ना, किससे किससे मिलकर बनी हुई है ना। तो हम देखते हैं वो मिलाया जाता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, इसमें हम देखते हैं कैल्शियम की मात्रा कितनी है, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है। तो जब भी कोई सिरप वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन से मतलब क्या है, अवयवी तत्व या किससे मिलकर बना हुआ है ना। अब यहां हम देखें रक्त, ठीक है, तो ये अभी तो हमने पढ़ी केवल इसकी जनरल प्रॉपर्टी। अब ये कितने भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है, कितने भागों से मिलकर बना होता है रक्त, तो रक्त हम देखते हैं 2 भागों से मिलकर बना होता है ना। एक भाग जो इसका होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, और एक पार्ट होता है ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, या रक्त बिंबाणु, ठीक है, हिंदी और ज्यादा कठिन होती है कभी कभी कुछ चैप्टर में। ठीक है, तो प्लाज्मा और रक्त कार्पसल्स या ब्लड कार्पसल्स या कोई कोई ब्लड सेल्स भी बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं यदि आ जाए कि रक्त का कंपोजिशन क्या है, तो रक्त 2 भागों में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स है ना। कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा होता है तो रक्त का कितने % पार्ट होता है, तो लगभग 60 है ना। कुछ किसी किताब में आप देखोगे तो 55% भी दिया होता है लगभग है ना। और यहाँ हम देखते हैं ब्लड कार्पसल्स रक्त का कितने % होता है, तो लगभग 40। ऑप्शन के ऊपर है 55 से 60 भी आ जाएगा, यहाँ 40 से 45 भी आ जाएगा। ठीक है, तो रक्त का कितने % भाग प्लाज्मा होता है, 60, और
ब्लड कार्पसल्स की बात करते हैं तो कितने परसेंट भाग होता है? 40। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? रक्त का जीवित पार्ट है, अजीवित पार्ट है ना? लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग की बात करें तो हम देखते हैं नॉन लिविंग, है ना? रक्त का अजीवित पदार्थ है प्लाज्मा, है ना? अजीवित पदार्थ है। और प्लाज्मा में हम देखते हैं, प्लाज्मा का यदि कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, प्लाज्मा की बात करें या प्लाज्मा का संगठन, तो प्लाज्मा क्या है? रक्त का अजीवित पदार्थ। और हम देखते हैं किससे मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा में हम देखते हैं पानी यानी जल का परसेंट कितना होता है? 90%, है ना? ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना है? 90। तो आप देख रहे हो कि संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा कितना है? 60। और यहाँ 60 का जो 90% होता है वो क्या होता है? पानी। और हम देखते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 7, है ना? और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो लगभग हम देखते हैं 3%, है ना? तो ये होता है प्लाज्मा का संगठन। तो पानी, पानी का परसेंटेज या जल की बात करें तो लगभग 90% होता है। और प्रोटीन लगभग 7%, है ना? और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ लगभग 3%। तो ये प्लाज्मा का संगठन होता है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का अजीवित तरल पदार्थ है ना? अब आपने एक शब्द पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो आती हैं, अब और डिटेल से क्वेश्चन यदि पूछ ले कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हम प्रोटीन में पढ़ते हैं प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है एल्ब्यूमिन, है ना? एल्ब्यूमिन, ठीक है। एक होती है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और एक होती है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, है ना? जनरली हमें फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो आ सकता है कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है रक्त प्लाज्मा में, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब सभी के कार्य क्या होते हैं? तो एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है? तो एल्ब्यूमिन जो होती है तो परासरण का कार्य करती है ना, विभिन्न पदार्थों के। और ग्लोब्यूलिन क्या है? तो इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और फाइब्रिनोजन तो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है, यानी रक्त के जमने में सहायता प्रदान करती है ना? तो एल्ब्यूमिन विभिन्न पदार्थों के परासरण नियमन में या परासरण में, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में, और हम देखते हैं फाइब्रिनोजन तो रक्त के थक्का बनाने में, रक्त के जमने में, है ना? अब एक शब्द आता है प्लाज्मा को जब हम पढ़ते हैं, सीरम। सीरम, तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन आ जाता है सीरम। तो सीरम क्या है? जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम, है ना? यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहित भाग किसका? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहित भाग क्या हो जाएगा? सीरम, है ना? तो सीरम भी किससे रिलेटेड है? प्लाज्मा से, है ना? एल्ब्यूमिन का काम होता है परासरण का, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम देखते हैं अब प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव फूड होता है या डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का, है ना, और हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना। संवहन मीन्स क्या होता है? कन्वेक्शन, है ना? इसका काम क्या होता है? कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन यानी पहुंचाना, सप्लाई करना। तो प्लाज्मा का कार्य क्या है?
पचे हुए भोज्य पदार्थों और हार्मोन्स का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, संवहन करना, ये प्लाज्मा का कार्य होता है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तो अजीवित पार्ट है। कितने परसेंट पार्ट है? तो 60%। किससे मिलकर बना होता है? तो हम देखते हैं पानी, प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। पानी का परसेंटेज कितना होता है? प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ का या सब्सटेंस की बात करें परसेंटेज कितना होता है? और प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, और सीरम क्या है? तो सीरम क्या है? जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। और प्लाज्मा का कार्य क्या है कि जो हमारे शरीर में है ना, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, तो जो भोजन का पाचन होता है, तो जो पचे हुए भोज्य पदार्थ यानी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल की बात करें और हार्मोन्स की बात करें तो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है ना। अब हम पढ़ते हैं ना, एक ग्लैंड की बात करते हैं तो एंडोक्राइन होती हैं, एक्सोक्राइन होती हैं और मिसलेनियस होती हैं, मिक्स ग्लैंड होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड जो हम देखते हैं हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, यानी जिनमें डक्ट नहीं होती हैं, डक्टलेस होती हैं, नलकाएं नहीं होती हैं, ट्यूबलेस होती हैं, और हम देखते हैं हार्मोन्स का कन्वेक्शन करती हैं शरीर के विभिन्न भागों में। और बहिर्स्रावी क्या होती हैं? जो एंजाइम को शरीर के विभिन्न भागों में है ना, और जो मिश्र होती हैं तो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे हम पढ़ेंगे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, थाइमस और पीनियल, तो ये सभी क्या करती हैं? हार्मोन्स का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स क्या है? इसको जब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जब ग्लैंड को पढ़ेंगे तो बताएंगे फिर है ना, हार्मोन से एंजाइम में अंतर क्या होता है ना। एंजाइम के बारे में भी पढ़ा होगा, उत्प्रेरक है ना, या उन्हीं को प्रोटीन बोल देते हैं है ना। तो थोड़ा माइनर अंतर होता है इनमें, ठीक है। अब यहाँ ब्लड कार्पसल्स, अब इसमें आ जाएंगे तो रक्त का कितने परसेंटेज भाग होता है? 40%। अब ये कितने भागों से मिलकर बना होता है ना, तो इसकी बात करते हैं तो ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। आरबीसी है ना, इसको पढ़ सकते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स है ना। डब्ल्यूबीसी है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स। और एक होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, या रक्त प्लेटलेट्स है ना। इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, और इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, तो कभी कभी ये नाम पूछ लेते हैं है ना। अब यहां इनको हम देखें तो किसको हम पढ़ रहे हैं? ब्लड कार्पसल्स को, ठीक है, ये रक्त कणिकाओं की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हमने देखा कितने पार्ट में पढ़ेंगे हम इनको, तो 3 है ना, एक आरबीसी, ठीक है, एक डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और एक होती है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ ब्लड कार्पसल्स कितने पार्ट में बटी होती हैं और ब्लड कार्पसल्स कितने परसेंट भाग होता है रक्त का, तो पढ़ ही चुके हैं 40% है ना। और ये कितने पार्ट में बढ़ जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब इनका थोड़ी तुलनात्मक अध्ययन कर लें, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो जब तुलनात्मक रूप से पढ़ लेंगे तो हमें याद बना रहेगा। आरबीसी को क्या बोलते हैं? तो पढ़ ही चुके हैं, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट्स है ना। इसको क्या हमने पढ़ा? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है,
इसको हमने क्या पढ़ा, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसको हमने क्या पढ़ा, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब आरबीसी की बात करते हैं, तो इनका जन्म कहां पे होता है, बोन मैरो, या हम देखते हैं कहां पे होता है, अस्थि मज्जा, ठीक है। इनका भी हम देखते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो, और इनका भी हम देखते हैं अस्थि मज्जा, है ना। मृत्यु कहां पे होती है इसकी, तो हम देखते हैं प्लीहा, है ना, या स्प्लीन, इसी को तिल्ली बोल देते हैं। और यहां हम देखते हैं रक्त, और यहां प्लीहा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आए कि हमारी बॉडी का ब्लड बैंक है, तो उसी को प्लीहा बोलते हैं, उसी को रक्त, उसी को स्प्लीन बोलते हैं, उसी को तिल्ली बोलते हैं, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को, है ना। अब यहां हम देखते हैं आरबीसी, तो इनका जीवन काल कितना होता है, तो हमें देखिए लगभग 120 दिन। ये नहीं याद करना है, किसी किताब में मिलेगा आपको 90 से 120, किसी में 20 से 120, तो मैक्सिमम हमें देखना है कि 120 लिखा आएगा। इनका 4 दिन और इनका 5 दिन, ठीक है। किसी किताब में मिलेगा 2 से 4, 1 से 4, यहाँ 3 से 5, तो हमें देखना मैक्सिमम 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, ठीक है। 120 दिन, 4 दिन और 5 दिन। अब जन्म हो गई, मृत्यु हो गई। अब एक इनका कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई करना, है ना। अब रक्त की सप्लाई करना या ऑक्सीजन की सप्लाई करना एक ही चीज है। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, आरबीसी, है ना। या रक्त की सप्लाई कौन करता है, आरबीसी, है ना। अब हम देखते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी पर, ऊंचाई पर यानी जब 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो, ठीक है। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो आरबीसी की संख्या में घटोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो घटेगा, तो हमारे शरीर पर दाब बढ़ेगा, यानी रक्त दाब बढ़ेगा, तो आरबीसी क्या होगी, बढ़ेंगी, है ना। तो ऊंचाई पर जाने पर या अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ऊंचाई पर या पर्वतारोहियों की नाक से क्या होने लगता है, खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। यहां कितनी प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख, है ना। 50 से 55 लाख इनकी संख्या होती है। इनकी कितनी होती है, तो 5 से 10 हजार, है ना, 5 से 10 हजार। और यहां हम देखते हैं तो 1.5 से 3.5 लाख, है ना। तो इस प्रकार से, तो जब भी क्वेश्चन आए कि आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, तो 50 से 55 लाख, यहाँ 5 से 10 हजार, और यहाँ 1.5 से 3.5 लाख, है ना। यहाँ हजार की बात हो रही, 1000 की बात हो रही है ना। अब कभी कभी पूछ लेते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, तो हमें देखना है आरबीसी ज्यादा है ना। तो आरबीसी, है ना, और रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो किसका अनुपात ज्यादा होगा, तो बस 600 रेशियो 1 ये हो जाएगा। लेकिन हम रट के जाते हैं कि 600 अनुपात 1, उसने पूछ दिया डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात, यानी डब्ल्यूबीसी पहले दी है और आरबीसी बाद में, तो फिर इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, 1 अनुपात 600, और यहां गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि यानी जहां 600 आरबीसी के कण होते हैं वहां डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 1, है ना। तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, तो 600 अनुपात 1, उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर देंगे। जैसे हमने उसको पढ़ा था ना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और रक्त की श्यानता कितनी होती है, 4.7, है ना। तो ये हो गया इसका डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना या रोगों से शरीर की रक्षा करना, है ना, इम्यूनिटी प्रदान करती है। ब्लड प्लेटलेट्स, तो हम देखते हैं रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना, रक्त के जमने में सहायता। जैसे कि हमने डिसीज को पढ़ रहे थे तो पढ़ा था
डेंगू, तो डेंगू में क्या होता है, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो यदि आ जाए कि डेंगू में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स, या तो देंगे रक्त, यदि रक्त नहीं दिया तो ऑप्शन में क्या आएगा, ब्लड प्लेटलेट्स। और हम देखते हैं कि प्रति एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख। और जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो इसकी संख्या तेजी से घटती है ना। तो समय पर यदि ब्लड प्लेटलेट्स नहीं दी जाती है तो मृत्यु हो जाती है, तो इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो इनका आरबीसी है ना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जन्म कहाँ हुआ तीनों का, अस्थि मज्जा में। मृत्यु तो प्लीहा, रक्त और प्लीहा। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या। कार्य क्या है, तो आरबीसी का कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, सप्लाई करना, रक्त की आपूर्ति करना। डब्ल्यूबीसी का प्रतिरोधात्मकता प्रदान करना और रक्त के जमने में सहायता करना। ठीक है, इनमें आरबीसी, तो आरबीसी केंद्रक रहित होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। अपवाद में पढ़ते हैं, जैसे ऊंट है, लामा है, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है। और ब्लड प्लेटलेट्स ये भी केंद्रक रहित होती है ना। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। और भी अब जब हम लिखेंगे तो डिटेल से इसको और पढ़ सकते हैं। डब्ल्यूबीसी भी, डब्ल्यूबीसी को आगे देखते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी में तो हम देखते हैं ये भी आगे चल के ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार की होती हैं, है ना। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, है ना, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, तो यहां ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट जिनमें फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें सूक्ष्म कणों की उपस्थिति होती है ना, सूक्ष्म कणों की उपस्थिति होती है, यानी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। फाइन पार्टिकल्स की बात करते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें सूक्ष्म कण नहीं पाए जाते हैं, है ना। है ना, तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि किसके पार्ट हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब और यदि डीपली पूछते हैं तो पूछ सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इओसिनोफिल, है ना। क्या पढ़ते हैं, इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल, और एक होती है वेसोफिल। ठीक है, और एक होती है न्यूट्रोफिल, फिल या फिल्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इओसिनोफिल, वेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये पढ़ेंगे, है ना, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। और डीपली पूछें तो पूछ सकते हैं कि इओसिनोफिल का कार्य क्या है, तो इओसिनोफिल क्या है, संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। वेसोफिल क्या है, तो हमारी बॉडी में हेपेरिन का निर्माण करती है, हेपेरिन जो रक्त को जमने से रोकती है। और न्यूट्रोफिल, है ना, तो न्यूट्रोफिल ये क्या है, सबसे अधिक हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो न्यूट्रोफिल की। और सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण तो होता है मोनोसाइट, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जनरली डीपली जब पूछेंगे तो इओसिनोफिल होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, तो इस प्रकार से बन जाएगा ना, तो इस प्रकार से। तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन। और देखिए यदि इधर से क्वेश्चन नहीं आते हैं
तो एक महत्वपूर्ण और इसमें हम बतलाएं, ब्लड ग्रुप तो सभी जानते हो कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं ना, ए बी ओ, है ना। तो इनको तो सभी जानते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम देखते हैं कितने प्रकार के, 4। अब जहां से जो क्वेश्चन आते हैं इसको देख लें थोड़ा कि देखिए चार्ट के थ्रू देखें, माता पिता का रक्त वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि माता पिता में उपस्थित रक्त वर्ग के आधार पर बच्चों में कौन कौन से संभावित अथवा असंभावित रक्त वर्ग हो सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से देते हैं कि यदि किसी बालक के माता पिता का रक्त वर्ग ये है तो उसके बच्चों में कौन कौन से रक्त वर्ग संभावित हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4, है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है, जैसे माता पिता का रक्त वर्ग है तो हम देखते हैं यदि माता पिता का रक्त वर्ग, ठीक है, यानी दोनों का रक्त वर्ग ए है, ठीक है, माता का भी रक्त वर्ग ए है बच्चे की और पिता का भी रक्त वर्ग ए है, तो बच्चों में कौन कौन से संभावित रक्त वर्ग हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, ठीक है। अब बाकी के बच्चे कौन, रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ए ओ, बाकी क्या बचा, बी और ए बी। तो हमें रटना नहीं है बिल्कुल, जो यहां आएंगे बाकी के बचे तो यहां लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसको क्वेश्चन को घुमाना है एग्जामिनर को, तो क्या बोल देगा, यदि राहुल के माता पिता में से दोनों का रक्त वर्ग ए है तो राहुल में कौन कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित हो सकता है। तो हम देखते हैं ए होगा और ओ होगा। कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो बी और ए बी, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसके लिए है, अब वो ए वाला क्वेश्चन भी बनेगा तो भी यही आंसर होगा। यदि माता पिता में से एक का रक्त वर्ग ए है एक का ओ है तो भी हम देखते हैं ए होगा और ओ होगा। अब बाकी कौन बचे, तो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, तो बी और ए बी। आ रहा है ना समझ में। अब इसी प्रकार यदि माता पिता दोनों का रक्त वर्ग बी है तो यहां क्या हो जाएगा, बी और ओ। यहां क्या बचेगा, ए और ए बी, है ना। तो भाषा बहुत बड़ी लिख देंगे लेकिन हमें देखना आंसर तुरंत निकलेगा इसका। इसी प्रकार से बी को लिख सकते हैं और ओ को, या और भी लिख दे, एक ही चीज है। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, बी ओ, यहां भी का आंसर क्या बचेगा, ए बी, ठीक है। अब यदि माता पिता में से एक का रक्त वर्ग ए है और एक का ए बी है तो हम देखना है बालक में कौन कौन सा, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो जाएगा ना, ए भी बी भी और ए भी। यहां क्या बचेगा, ओ। यदि एक का बी है और एक का ए बी है तो भी हम देखते हैं बी होगा, ए होगा और ए बी, है ना। यहां क्या आएगा, ओ, ठीक है। अब यदि दोनों का रक्त वर्ग ए बी है तो क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी। यहां क्या होगा, ओ। यानी हमने तीनों में एक जैसी सिचुएशन देखी है ना, इस प्रकार से। अब यदि माता पिता में से एक का रक्त वर्ग ए और एक का बी है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो बच्चे में कौन कौन से रक्त वर्ग उपस्थित हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज कोई नहीं,
ये वाला क्वेश्चन है ना। यानी एक का ए है और एक का बी है, तो कौन कौन से रक्त वर्ग असंभावित रक्त वर्ग हो सकते हैं, अनुपस्थित हो सकते हैं, तो कोई भी नहीं, यानी सभी प्रकार के रक्त वर्ग उपस्थित होंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि यदि माता सर्वग्राही और पिता सर्वदाता प्रवृत्ति का है तो बच्चों में, तो हम देखते हैं यहां बच्चों में क्या हो जाएगा, बी और ए, और यहां पे हो जाएगा ए बी और वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सर्वदाता और सर्वग्राही एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ पे बी और ए हो जाएगा। बस इतना देखना है ना। तो इतने में ये दो खास तौर से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, है ना, ए बी और ओ, और इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं कि हम देखते हैं किस में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। बन जाएगा ना। तो यहाँ देखिए थोड़ी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आधुनिकता की ओर चलने की क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन अब जो आता है साइंस में आपका, तो तर्क के आधार पर आता है कि तर्क दे सकें, है ना कि अभी आएगा कि रक्त का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, है ना। अब थोड़ी क्या होगा, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन, तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसी प्रकार से हमें पढ़ना है। अब हमें वो नहीं रटना कि रक्त समूह की खोज किसने की, अब हम रट रहे हैं कि रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की, या कौन से किस पर की गई थी, तो बंदर पर की गई थी, तो कौन से बंदर पर की गई थी, ये चीजें नहीं आती, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो रट्टा मानने वाले हैं तो गलती यहाँ पे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो गलती होनी है तो उस गलती से बच जाए। अब वो गलती कब कम करेंगे, जब इन चीजों को कई बार हम गलती कर लेते हैं ना। भाई ये क्या है, शिक्षण क्या है, एक भाई लर्निंग क्या, हम सीखते हैं तो प्रारंभ में जब सीखते हैं तो कई बार सीखना पड़ता है ना। फिर इसके बाद जैसे जैसे सीखते जाते, प्रारंभ में गलतियां ज्यादा होती हैं, और जैसे जैसे हम समझ की ओर जाते हैं तो गलतियों की संख्या कम होती जाती है। और एक समय ऐसा होता है कि जब हम गलतियां करना बंद कर देते हैं, यानी हमारा अधिगम अच्छा हो जाता है ना। तो जैसे जैसे हम अधिगम की ओर जाते हैं, यानी सीखने की ओर जाते हैं, तो प्रारंभ में हमारे द्वारा गलतियां ज्यादा होती हैं। एक समय ऐसा आता है कि गलतियों पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है, यानी गलतियां करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सीखना, है ना। कोई भी है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, एक बार सवाल लगाते होगे तो गलती करते होगे, दूसरी बार कम गलती, तीसरी बार और कम गलती, चौथी बार आपके लगने लगाता होगा कि अब कहीं से भी आ जाए। तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे विश्वास बढ़ता है, सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, है ना।